Welcome to Academic Vinragi. My name is Vinay. CDS 1 2024 का एनालिसिस देखते हैं. तो was the paper tough? Obviously, no doubt, the paper was tough in comparison to previous 6 or 7 attempts. तो अब इसमें कई लोगों के डाउट आ रहे हैं कि पेपर का लेवल तो बढ़ रहा है, तो अब हमें आगे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. एक ये डाउट है. एक CAPF वालों का डाउट है साथ में कि हम CAPF के लिए कर रहे हैं तो हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. और एक दो डाउट और है. और एक चीज़ है कट ऑफ की. इसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो देखो यार, कट ऑफ कम जानी है. पहले तो इंग्लिश में 2-4 चीज़ें नई ऐड हुई, लेकिन उसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें डुएबल होती हैं. मान लो जो भी नया आया तो उसको पढ़ के समझ आ जाता है और सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये क्रिएट नहीं करता. मतलब 10-15 क्वेश्चन नए आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे इतना इफेक्ट नहीं होता. जैसे क्या ही आया था नए में, होमोनिम्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, बॉर्डर और बॉर्डर. तो ये पढ़ के भी लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन मेन खेल हो गया GK वाले पेपर से. तो इंग्लिश की वजह से मान लो 2 नंबर का कट ऑफ कम जाता, 1 नंबर 2 नंबर. और GK की वजह से पहले तो स्टार्टिंग मुझे लग रहा था 5 मार्क्स के आसपास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं कर सकते जितना आपने अभी तक पढ़ा था. क्योंकि जो CDS का बेसिक सभी लोग पढ़ के जाते हैं वो क्या था, मेजर सेक्शन था साइंस, और साइंस आई नहीं, उसके बजाय क्या आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई बहुत ज़्यादा. तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग भी कम ही पहुँच जाएगी. तो अराउंड 90, नॉर्मली 100 जाती है OTA की, है ना. तो वो भी पेपर बहुत टफ तो होता नहीं था, मतलब जिसमें साइंस बहुत ज़्यादा आती थी. साइंस आई नहीं और इकोनॉमिक्स आ गई, लेवल अच्छा था. साइंस में जो और क्वेश्चंस आए हैं, जो अगर आप सोच रहे हैं 11th-12th का, तो 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो थोड़े इंजीनियरिंग डोमेन के क्वेश्चंस है 1-2. और करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन बहुत ही पीछे के हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह, तो बहुत ईजिली नहीं हो पाता. तो कट ऑफ मैं कहूँगा 88 to 90 ये जा सकती है. बाकी जब एग्जैक्ट आएगा तो आपको पता चलेगा ही. 88 to 90 जा सकती है. और क्योंकि जिनके पहले 105 नंबर आते थे OT में, उनके इस बार 95 के आसपास मार्क्स हैं, 97 के आसपास मार्क्स हैं. तो 105 और 97 कट ऑफ 100 जाती थी, यानी उसका 5 नंबर ज़्यादा आ रहा है. तो उस बंदे के अभी भी कुछ नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होंगे. तो मेरे हिसाब से 90s में ये लाई कर सकता है. 88 to 90 कट ऑफ जाएगी एज़ पर माई एनालिसिस. ये थी बात कट ऑफ की. अब हम देखते हैं कि क्या अब आपको CDS का जो स्टाइल है प्रिपेयर करने का, क्या वो चेंज करने की ज़रूरत है. तो नो, ये कभी कभी होता है, बीच बीच में होता है कि जहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, ये ऐसे ही मज़े में डाल देते हैं. लेकिन इससे सीखने वाली चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है. सो द ओनली थिंग विच यू नीड टू इंक्लूड इन अ वेरी गुड मैनर, कि भाई सब कुछ लाइन से ही पढ़ें अच्छे से, वो है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन. और जैसे कि आप CAPF प्रिपेयर कर रहे हैं उस तरीके से. ऑल्सो यूज़ NCERTs ऑफ NCERT, दैट इज़ NCERTs ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. कुछ चीज़ें वहाँ से हो जाती, जैसे कि ये वो वाला मनी वाला था M1, वो हो जाती वहाँ से. और देखो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक होता है जिसमें आपको एप्टीट्यूड लगाना है. तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कई जगह एप्टीट्यूड ज़्यादा लगाना होता है. एप्टीट्यूड मतलब कि उसको समझ लो, फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं वो आपको अंदाज़ा लगा के मतलब उसकी समझना है, आपको एप्टीट्यूड लगाना है कि अच्छा ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, घट रहा है तो क्या होगा. बाकी जो मेजर चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी है, उसमें एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है. सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ याद कर लो, ये रहा प्रेसिडेंट, ये रही प्रेसिडेंट की पावर. एंड सेम गोज़ विद ज्योग्राफी ऑल्सो, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कि हाँ भाई ये रहा क्लाउड इतने हाइट पे. इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें स्टैटिक होती हैं, जैसे कि ये तेंदुलकर कमेटी, कि अगर हमें पॉवर्टी लाइन डिफाइन करनी है तो किसी ने कहा कि भाई इतने कैलोरी अगर से कम मिल रही है तो तुम पुअर, या फिर इतने रुपए तुम 21 रुपये पर डे कमा रहे हो तो तुम पुअर, उससे ऊपर कमा रहे हो तो अमीर. ये सब स्टैटिक चीज़ें होंगी. और एक जैसे जिसमें आपका एप्टीट्यूड खुद से लगाना है, जैसे GDP डिफ्लेटर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डिमांड एंड सप्लाई के कर्व, कौन सा बढ़ रहा है घट रहा है तो क्या होगा, नेट इनकम, नेशनल इनकम, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर पेमेंट्स. और तो ये आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ लेंगे तभी आप उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड इज़ इकोनॉमिक्स. रही बात साइंस एंड टेक की, साइंस की, तो क्या साइंस
आपको 11th एंड 12th की पढ़नी है? तो मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि साइंस वही पढ़ो अपना बेसिक, CDS का जो बेसिक मतलब CDS में जो पैतरा चला आ रहा था कि 9th एंड 10th की साइंस वही पढ़ो। 11th 10th की साइंस पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या आए थे, एक वो वाला छोड़ दें अगर हम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, आयनिक कैरेक्टर, उसके अलावा कोई क्वेश्चन था नहीं ऐसा 11th 12th का। सिंपल एक फिजिक्स का V = R ओमेगा था, वो आप वैसे ही कर लेंगे। ऐसा कुछ था नहीं कि 11th 12th की साइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। बहुत आपका मन है तो फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ सकते हैं, दैट इज़ एटम एंड न्यूक्लियाई वाला पार्ट, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने वहाँ से ले लिया था। UPSC IES जो एग्ज़ाम होता है, ESE, जैसे UPSC CSE होता है, सिविल सर्विसेज, CAPF एंड CDS, ये 3 पॉपुलर एग्ज़ाम है। और वैसे इंजीनियरिंग में एक एग्ज़ाम है ESE, दैट इज़ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें कोर इंजीनियरिंग दैट इज़ मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन 3 ब्रांचेस में होता है। CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है। तो मुझे लगता है शायद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के IES के पेपर में, जहाँ अप्लाइड थर्मल होता है या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे कल वाली वीडियो मैंने बताया था फ्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर और क्या क्या था, ये सारी चीज़ें शायद वहाँ से उठा लिया। ये जो हॉसबॉर्न और एटॉमिक मास है वो कहाँ से उठा लिया पता नहीं। 11th 12th में नहीं है अभी भी, ऑक्टेन सीटेन 11th 12th में नहीं है। साइंस के और कौन से क्वेश्चन थे याद दिलाओ? साइक्रोमेट्री, वो ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन, ये सब NCERT में नहीं है, 11th 12th में नहीं है, तो इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। तो कंक्लूजन यही है कि जैसा आप पढ़ते थे CDS के लिए ठीक वैसा ही पढ़ो। ये पेपर ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कलेक्टिवली सभी के मार्क्स उतने आ जाएंगे, आपने अच्छी प्रिपेयर की है तभी भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो साइंस 9th एंड 10th की ही स्टिक रहो, और कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से है, थोड़ा बहुत पढ़ना है तो फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हो बस। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है इसको एज अ मेजर सब्जेक्ट अब आपको इंक्लूड करना है फॉर योर CDS प्रिपरेशन ऑल्सो। You will not regret preparing economics because eventually it will help you in your CAPF exam, or in case you wish to appear in civil services also or in other state PCS, any other examination. There are various concepts in economics that it will help you. SSC CGL एक बार देखा था मैंने, उसमें आया था कोई मनी मल्टीप्लाई करके। हाय, रिजल्ट आ गया, अभी वीडियो बना रहा हूँ फिर देखता हूँ, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का एक कोई कॉन्सेप्ट होता है 1/c, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो मज़ा आएगा, और CAPF में भी आपको हेल्प करेगा। तो आई रिकमेंड इकोनॉमिक्स, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि इकोनॉमिक्स ही ऐड करना है। एनवायरनमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और बेसिक तो आप वैसे ही पढ़ते थे, ग्रीन हाउस गैसेस वाला, वो तो देख ही लेना, वो तो सबको पता है कितना पढ़ना है। और क्या था, करंट अफेयर्स यार वैसे ही आ रहा है, और हमेशा आप जिस मंथ में एग्ज़ाम है उसका 1 महीना पीछे छोड़ दो, और उसके पहले के 4 महीने काफ़ी अच्छे से कर लो, और उसके बाद जो आए तो आए, उसमें दिक्कत नहीं है ना। सो फॉर करंट अफेयर्स यस, एनी यूट्यूब चैनल दैट यू आर फॉलोइंग विल डू द वर्क। और ज्योग्राफी देखो सब कुछ वैसे ही है, बहुत ज़्यादा आपको कहीं अगल बगल नहीं भागना है, क्योंकि चीज़ें आ तो रही है ना, ऐसा तो है नहीं पूरा पेपर उलट पलट दिया है। जैसे कि नेशनल वाटर आपको पता ही है, पहले से आप पढ़ते थे, IUCN आप पहले से पढ़ते हैं, और ये मैंने क्या लिखा है मुझे दिख नहीं रहा है, केमिस्ट्री वैसी आई, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, निकल पैलेडियम, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही देख लो। तो जो आप पढ़ते थे फॉर CDS वो तो आ ही रहा है, तो आपको बिल्कुल गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर जगह देख रहा हूँ और मुझे भी क्यूरीज आ रही हैं कि भैया अब कैसे करना है, ये तो मैटर बिगड़ गया, पेपर लेवल टफ हो गया है। तो इस बार था फाइनल कंक्लूजन क्या है यार, घूम फिर के जो पढ़ते थे वही पढ़ो, ज्योग्राफी वैसे ही पढ़ो, पॉलिटी वैसे ही पढ़ो, साइंस वैसे ही पढ़ो, इकोनॉमिक्स को ऐड कर लो और थोड़ा अच्छे से, और NCERT पढ़ लेना, क्योंकि कुछ नहीं तो NCERT से क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन तो हर बार आ ही जाते हैं। अगर आपने 12th की वो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी हो तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड साफ साफ NCERT की लाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको NCERT से मिल जाएंगी, और जो नहीं है तो फिर वो किसी को नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल द कॉम्पिटिटर्स व्हेन एवरीवन हैज़ नॉट स्टडीड द सेम थिंग, तो वो तो एक ही बात हो गई ना,
उन 80 क्वेश्चंस में आप देखो कि जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सको। 20 क्वेश्चंस तो ठीक है, अच्छा 120 का होता है तो 100 और 120 समझ लेना। हाँ, तो ये था मेरा टिक कि दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF रीड ऑल द सब्जेक्ट्स लाइन बाय लाइन, एवरीथिंग, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट, बी इट हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ करो, और इकोनॉमिक्स अच्छे से करो, एनवायरनमेंट भी करो, कुछ छोड़ना नहीं है फॉर CAPF, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू बी इन अ मेरिट लिस्ट, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर पेपर 1। तो ये सारी चीज़ें थी, और बहुत सारे लोगों का क्लियर होगा, और ऐसा मत सोचो कि टफ था तो मेरा नहीं होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे और कट ऑफ भी पीछे गई, आपके मार्क्स भी कम गए, तो ठीक है ना, एक ही बात हो गई। तो अब ख़त्म करते हैं, मुझे लग रहा है चीज़ें अब रिपीटिशन में जा रही हैं, और ठीक है। और मैं ऐसे बताता हूँ, वैसे क्या कहते हैं, कल वाली वीडियो में एक कमेंट आता है, एक लड़का कहता है कि पूरा पेपर तो करा नहीं पाए, एटीट्यूड दिखाते हैं। बढ़िया है, अच्छा लगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।